हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आनुवंशिकी। इसकी बात करेंगे आनुवंशिकी। वंशागति प्लस विविधता। वंशागति की बात करें, एक पीढ़ी से जो लक्षण दूसरी पीढ़ी में आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं या जीन होते हैं तो उन्हें वंशागति कहते हैं। विविधता की बात करें, विविधता के लिए लैंगिक जनन से विविधता आ जाती है, क्लाइमेट चेंज होता है, उत्परिवर्तन होता है, क्रॉसिंग होता है, उससे हम विविधता या हम बात करें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो विविधता दो प्रकार की होती है, कायिक विभिन्नता और जनिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता मतलब काया मतलब बॉडी में, जो बॉडी में परिवर्तन होता है या जो चेंज होता है वो होती है कायिक विभिन्नता। और इसके बाद हम बात करेंगे जननिक विभिन्नता की। इसमें जननिक में स्तत और अस्तत। स्तत लैंगिक जनन, अस्तत लैंगिक जनन। स्तत लैंगिक जनन में क्या होता है? क्रॉसिंग होती है। और अस्तत लैंगिक जनन में उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के द्वारा हमें अस्तत लैंगिक जनन देखने को मिलता है, जिसमें जननिक विभिन्नता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वंशागति की। माता पिता से लक्षणों का संतानों में प्रकट होना वंशागति कहलाता है। वंशागति और विविधता विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन ने दिया। किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन ने। कब दिया? 1905 में। और इन्हें आधुनिक या आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। 1905 में आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम जो नाम दिया था, किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे आनुवंशिकी के आधारभूत सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में प्रकाशित किया। किसने किया गया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में। मेंडल ने उदाहरण मटर का प्रयोग किया। आनुवंशिकता का आधार कुछ निश्चित आनुवंशिक तत्व होते हैं। आनुवंशिकता का आधार कुछ निश्चित आनुवंशिक तत्व होते हैं जिन्हें कोलेंस ने कारक नाम दिया। आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य कौन सी शब्दावली? सामान्य शब्दावली की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उत्परिवर्तन। अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया बिंदु उत्परिवर्तन है और ये इम्पोर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें कौन सा उत्परिवर्तन होता है? बिंदु उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी। ह्यूगो डी ब्रिज। उसके बाद 2 नंबर पर बात करें जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन निषेचन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन की बात करें जिसमें दो समान जनन अंग जो जनन अंग होते हैं वो समान जनन अंगों में जनन अंगों की आवश्यकता होती है। उसमें युग्मन का निर्माण नहीं होता, इसमें क्लोन बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल। जीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए व आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। वंशागति होते हैं आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। उसके बाद हम बात करें जीन। डीएनए के खंड जिनके द्वारा हमारे लक्षणों का निर्धारण होता है। जीन
जिन डीएनए के खंड है जिन डीएनए के खंड है जिनके द्वारा हमारे लक्षणों का निर्धारण होता है। मेंडल ने इन्हें कारक या फैक्टर कहा। जीन शब्द जोहानसन ने दिया और यह वंशागति की इकाई होती है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया, यह वंशागति की इकाई होती है। उसके बाद हम लक्षण की बात करें। जीनों की अभिव्यक्ति लक्षण के रूप में होती है। उदाहरण के लिए मटर के पादप की लंबाई और मटर के पादप में बीज का रंग। विकल्पी एलील एक ही लक्षण के दो भिन्न भिन्न रूप बेटसन द्वारा। उदाहरण के लिए बात करेंगे प्रभावी और अप्रभावी। पौधों की लंबाई प्रभावी में लंबा, अप्रभावी में बोना। तो कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी। युग्मजी समान लक्षणों वाले, जिसमें लक्षण समान होते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है। विषम युग्मजी जिसमें असमान लक्षण वाले होते हैं। असमान लक्षण कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। प्रभावी एलील जो लक्षण प्रभावी होते हैं। मटर के पौधे में लंबाई के लिए लंबेपन कैपिटल टी का एलील प्रभावी है। अप्रभावी एलील की बात करें। अप्रभावी एलील की बात करें जो लक्षण अप्रभावी होते हैं। मटर के बोनेपन स्मॉल टी का एलील अप्रभावी है। विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी एलील के द्वारा अप्रभावी एलील के प्रभाव को प्रकट नहीं होने दिया जाता। विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी एलील के द्वारा अप्रभावी एलील के प्रभाव को प्रकट नहीं होने दिया जाता। लक्षण प्रारूप केवल बाह्य भौतिक लक्षणों पर आधारित होते हैं। लक्षण प्रारूप बाह्य लक्षण लंबा, पीला, हरा। जीन प्रारूप केवल आंतरिक लक्षणों पर आधारित। उदाहरण के लिए शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। एक संकर प्रयोग जैसे प्रभावी और अप्रभावी, लंबा और बोना। कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी से अपवन पीढ़ी कहते हैं, जिसका सौ परागण करने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें दो प्रकार के प्रारूप में प्राप्त होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो बाह्य लक्षण होते हैं 3:1। जीनोटाइप जो आंतरिक लक्षण होते हैं 1:2:1। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे द्विसंकर प्रयोग की। द्विसंकर प्रयोग दो लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। बीज का रंग पीला और हरा। पीले को कैपिटल टी, पीले को कैपिटल वाई और हरा स्मॉल वाई। बीज का आकार गोल कैपिटल आर, चूड़ीदार स्मॉल आर। प्रभावी अप्रभावी गोल पीला, और ये क्या हो गया झूरीदार। और वाई को हमने क्या नाम दिया था, हरा। ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। जीनोटाइप है 122, 412, 121। और फिनोटाइप की बात करें 9:3:3:1। ठीक है। और इसका अगला वीडियो सेकंड पार्ट आएगा कल।